Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. In our previous class, we have seen the preparation of aldehyde and ketones. So now we have to discuss the properties of aldehyde and ketones. So first of all, we will discuss the physical properties. So let me start with physical properties. As we know, the first aldehyde is methanol, that is HCHO. methanol का फॉर्मूला क्या है बच्चों? HCHO. This is methanol. The first aldehyde is methanol, second aldehyde is ethanol. ठीक है. methanol is a gas, इसका common name formaldehyde भी है. और ethanol is volatile liquid. बट अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. इसके अलावा जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं मेथनॉल एथेनॉल के अलावा दे आर आइदर लिक्विड और सॉलिड. ठीक है. वैसे भी हम लोग जानते हैं एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल विल कन्वर्टेड फ्रॉम गैशियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट. ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स यानी ROR. हाइड्रोकार्बन और ईथर से तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा. ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ वीक डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ठीक है. एल्डिहाइड के अपने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें भी डाइपोल इंटरैक्शन है, कीटोन्स में भी डाइपोल इंटरैक्शन, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से या ईथर से तो ज़्यादा है. ठीक है. लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो अल्कोहल से ज़्यादा हो जाए. ठीक है. तो अल्कोहल से देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ लोअर देन अल्कोहल्स. ठीक है. अल्कोहल से कम होता है. क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हमने बात किया था अल्कोहल हैज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्कोहल में हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है. तो जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इन स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिकुलर बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो अब हम अगर पूरा ऑर्डर देखें तो हाइड्रोकार्बन और ईथर से तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एल्डिहाइड और कीटोन्स का. ठीक है. RCOR. लेकिन अगर यहीं हमने अल्कोहल रख दिया ROH तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा. ठीक है. अब ये आप इस टेबल को देखिए, आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ठीक है. ब्यूटेन से ज़्यादा ईथर मिथॉक्सी इथेन का बॉइलिंग पॉइंट है. उससे ज़्यादा आप देखो प्रोपेनॉल और एसीटोन का, सभी में कार्बन का नंबर लगभग इक्वल है. ठीक है. ब्यूटेन में कार्बन का नंबर ज़्यादा भी हो रहा है फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. ठीक है. और बाकी में 3 कार्बन है. तो प्रोपेनॉल और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो ईथर से और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ लेस देन प्रोपेनॉल. ठीक है. अभी मैंने रीज़न बताया. अच्छा, अब बात करते हैं इनकी मिसिबिलिटी की, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबल जो एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मेथनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनोन आर मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रपोर्शन. क्यों? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. विथ वाटर. तो मैंने आपको बताया है कि जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. तो अगर कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ये सॉल्युबल है ये सॉल्युबल नहीं है, तो वहाँ भी मैक्सिमम टाइम रीज़न यही होता है, द वन विच इज़ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर इज़ सॉल्युबल. ठीक है. अब लेकिन ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन, अगर हम इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं उसमें कार्बन का नंबर बढ़ाते जाए, मतलब हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स लें, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. ठीक है. तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात. अब बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस की. तो केमिकल रिएक्शंस में आपको मैंने बताया था दिस इज हैविंग कार्बोनाइल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O. कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड, दोनों में कार्बोनाइल कार्बन है. देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन एंड इट विल कैरी माइनस चार्ज एंड द कार्बन विल बिकम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. न्यूक्लियोफिलिक फाइल के लिए ये एक सेंटर होगा
न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, ठीक है, बट इट इज़ बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल। इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इसके पास क्यों आएगा? बिकॉज इट इज़ हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा दिस कार्बन, और ये जो होल मॉलिक्यूल है एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड इट विल बी एडेड हियर। So that's why this is nucleophilic addition reaction. This is the main reaction of carbonyl carbon, nucleophilic addition reaction. Previous किसी रिएक्शन में शायद कहीं मैंने गलती से nucleophilic addition की जगह substitution बोल दिया था, तो वहाँ आप प्लीज़ उसको करेक्ट करेंगे। This is nucleophilic addition reaction. ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोनाइल कार्बन का, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये कार्बोनाइल कार्बन के फॉर्म में है, इट इज़ हैविंग डबल बॉन्ड एंड दिस इज प्लानर स्ट्रक्चर बिकॉज दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जहाँ होता है वहाँ प्लानर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ा, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद, दैट विल बी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। मतलब sp2 से यहाँ जो कार्बन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू sp3, ठीक है। और लास्ट में जो एडिशन प्रोडक्ट बना उसमें HIN भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये मैकेनिज्म भी हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। देयर इज कन्वर्जन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इनटू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। दैट मीन्स इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्लानर स्ट्रक्चर टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एंड फाइनली आफ्टर HIN एडिशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करेंगे रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एक दो नंबर के क्वेश्चन में, वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो इसका रीज़न क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो आ ही रहा है, जुड़ रहा है। उसके अलावा भी अगर आप देखो तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है? एल्डिहाइड में दोनों तरफ बल्की ग्रुप, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ बल्की ग्रुप, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है? एक साइड तो एल्काइल ग्रुप है लेकिन एक साइड क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ जो बल्कि वाला फैक्टर है वो कम है एल्डिहाइड में, कीटोन में ज़्यादा है। और न्यूक्लियोफाइल को भी आके अटैच होना है, तो मतलब इतनी भीड़ हो रही है, तो किस में ज़्यादा भीड़ हो रही है? कीटोन्स में। तो जहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ हमारी रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी किसकी हाई होगी? एल्डिहाइड की, बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स, ठीक है। वैसे तो दो फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली भी एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज 2 एल्काइल ग्रुप रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब कार्बोनाइल कार्बन को मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, कार्बन को। तो ये इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इसके दो एल्काइल ग्रुप मिलके पूरी कर दे रहे हैं, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया ना। लेकिन एल्डिहाइड में क्या हो रहा है कि एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो इसकी उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इस वजह से भी एल्डिहाइड्स आर मोर, जो अनसेटिस्फाइड रहेगा वही रिएक्टिव होगा, वही उथल पुथल मचाएगा, है ना। तो दिस एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है। तो दो रीज़न है, वन इज स्टेरिक रीज़न, अदर इज इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। स्टेरिक रीज़न की वजह से भी एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है और इलेक्ट्रॉनिक रीज़न की वजह से भी एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, HCN, ठीक है। HCN क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। ये इसमें HIN है और इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, HIN और CN माइनस आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी साइनाइड आए, आप तुरंत जानिए कि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर कार्बोनाइल कार्बन इन्वॉल्व है तो, ठीक है। तो साइनोहाइड्रीन क्या होते हैं अब हम देखेंगे अभी। यहाँ ये कार्बोनाइल कार्बन है, इस पे इस CN माइनस ने अटैक किया। CN माइनस ने क्यों अटैक किया? बिकॉज इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये कहाँ जाएगा? जहाँ पे न्यूक्लियस, जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब ये कार्बन पे अटैक करेगा। देखिए इसने कार्बन पे अटैक किया, ठीक है। और उसके बाद ये एडिशन प्रोडक्ट बना लिया, ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन गया, और आफ्टर दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइनोहाइड्रीन। ये ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट H से पूरी हो जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी साइनोहाइड्रीन। बाकी जो यहाँ पे जुड़ा होगा वो बना लेंगे आप, और इधर आपको केवल कार्बन में जो दो डबल बॉन्ड O था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू
वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विथ CN एंड वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विथ OH। ठीक है, तो ये साइनोहाइड्रीन है। अच्छा, अब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अगेन वही रिएक्शन होगा, सोडियम हमारा जो है वो ब्रेक होगा किस में, Na+ और HSO3- में। ठीक है, Na+ और HSO3- में ये HSO3 आयन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन की जगह जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में बता रही हूँ। C+O ये है ना। अब ये 1 मिनट, ये मिटा दो पहले। अब ये क्या करेगा, अगेन हमें वहाँ दिखाना है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ प्लस। अब क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड में Na+ है और HSO3- है। ठीक है, अब इसमें से HSO3- या Na+, कौन अटैक करेगा इधर, कौन न्यूक्लियोफाइल है, HSO3-। तो HSO3- ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो Na आयन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ONA, और यहाँ कार्बन पे जो चौथा हमारा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा HSO3। आप देखो ये HSO3 ही है और ONA है। ठीक है, तो हमारा जो है ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है, आप इसको करके देखेंगे कॉपी में, बिल्कुल होगा। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड और कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, ये हमने क्लास 11th में ही, सॉरी क्लास 12th में, यूनिट 11 में अभी पीछे ही पढ़ा था, आप वहाँ से उसको देखेंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ भी होगा वहाँ OMgx एक साथ जुड़ेगा और बाकी चीज़ें एक तरफ होंगी। ठीक है, और R वाला पार्ट जो है वो अलग जुड़ेगा, OMgx एक साथ जुड़ेगा। अब देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में एल्कोहल का अगर एडिशन हो रहा हो, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन एल्कोहल के साथ ऐड होंगे, अगर ये एल्डिहाइड पे ऐड होगा तो बनेगा एसीटल, अगर ये कीटोन पे ऐड होगा तो बनेगा कीटल। ठीक है, अब ये एसीटल और कीटल क्या है, ये आप यहाँ देखिए, एसीटल इज जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। जेम और विस्नल मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, है ना। तो एसीटल क्या है, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। डाई एल्कोक्सी, एल्कोक्सी का मतलब होता है OR। ठीक है, जेम डाई एल्कोक्सी, जेम का मतलब होता है जब एक ही कार्बन से दोनों चीज़ें जुड़ी हों। ठीक है, तो OR, अगर 2 OR हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन पे, तो ये हो जाएगा हमारा जेम एल्कोक्सी कंपाउंड। ठीक है, तो जेम डाई एल्कोक्सी क्यों, क्योंकि 2 एल्कोक्सी ग्रुप हैं, तो जेम डाई एल्कोक्सी। ये देखिए आप, ये एसीटल इसी को बोलते हैं, एसीटल का मतलब जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम यही चीज़ कीटोन के साथ करेंगे तो हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा और उसको हम लोग बोलेंगे कीटल। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन हुआ तो पहले हेमी एसीटल बना। हेमी एसीटल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि एक पे ही OR जुड़ा है, दूसरे पे नहीं जुड़ा। जब दोनों पे एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जा रहा है तो ये बन जा रहा है हमारा एसीटल। ठीक है, तो इसके लिए 2 ROH ग्रुप अटैक कर रहे हैं। अच्छा, जब यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ करेंगे तो 2 एल्कोहल नहीं बल्कि ऐसा एल्कोहल लेंगे जो डाई एल्कोहल, मतलब जिसमें 2 एल्कोहलिक ग्रुप एक ही कंपाउंड पे जुड़े हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है, ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकॉल इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम क्या होगा बताइए, इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट विल बी नोन एज कीटल। एथिलीन ग्लाइकॉल से बना है तो इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अल्कोहल के साथ एडिशन प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद एक लास्ट है जो जिसमें काफ़ी रिएक्शंस जुड़े हुए हैं एडिशन प्रोडक्ट वाले, वो है अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमोनिया के डेरिवेटिव किसको बोलेंगे,
अगर इस H को हम रिप्लेस करते जाएं और कोई नया ग्रुप जोड़ते जाएं, दैट विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं या उसके किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराएं, रिएक्शन का प्रोसीजर क्या, दिस विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और रिएक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, पहले ऐसे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ NH2Z लिखा हुआ है। NH2Z मतलब NH2 तो है यहाँ पे, एक H को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप जोड़ा गया है, वो उसको उसने Z नाम दिया है। ठीक है, तो इसका एडिशन इसी तरीके से होगा। कार्बोनाइल कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसके साथ H वाला पार्ट एक जुड़ेगा, और दूसरी तरफ जो भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट में है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का डेरिवेटिव है, वो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा एक्सेप्ट वन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन आपको देखिए बॉक्स में टेबल नंबर 12.2 में ये पूरा डिटेल फॉर्म में दे रहा है कि अगर अमोनिया एज सच रिएक्ट करता है, मतलब हमने कार्बोनाइल कार्बन के साथ सीधे सीधे अमोनिया का ही रिएक्शन कराया। ठीक है, NH3, तो फर्स्ट रिएक्शन यही है। अमोनिया का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैं बताती हूँ। यहाँ ऐसे रिएक्शन में आपको वाटर रिमूव करना है। ठीक है, तो वाटर अगर आपने रिमूव किया तो ऑक्सीजन तो यहाँ से आपको मिल गया है ना, और H2 कहाँ से मिलेगा, इस अमोनिया वाले पार्ट से। अब आपने यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव किया तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ 2 वैलेंसी के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H2 निकल जाएगा। H2 के फॉर्म में नहीं निकलेगा, ये वाटर के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से H2 प्लस यहाँ से O, क्या हो गया, ये H2O। अब बचा क्या हमारे पास, C डबल बॉन्ड O था जहाँ, वो तो निकल गया। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, C डबल बॉन्ड N, और 2 H यहाँ से निकल चुके हैं, एक H बचा हुआ है ना। तो यही प्रोडक्ट हमें मिलेगा, दिस प्लस वाटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। ठीक है, तो ये इमीन का फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट रिएक्शन में। अब इसी में अगर आप अमोनिया की जगह एक H हटा करके यहाँ R जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, NH2R होगा ये। ठीक है, तो NH2R में H2 तो उसको चाहिए, वाटर तो बनना है, तो H2 यहाँ से निकलेगा, O यहाँ से निकलेगा, और NR रह जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा NR। ये दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड इमीन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो H था, अमोनिया डेरिवेटिव जो था उससे बना है ये, तो ये जो नाइट्रोजन के साथ जो H था उसको भी रिप्लेस करके यहाँ अल्काइल ग्रुप जोड़ा गया, तो यानी यहाँ इमीन को भी सब्स्टिट्यूटेड इमीन में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शिफ्ट बेस। आप जब प्रैक्टिकल्स भी दोगे तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज शिफ्ट बेस, इट इज सब्स्टिट्यूटेड इमीन। ठीक है, कैसे बना है ये, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अमोनिया से कराने पे बना है। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव से, दिस इज शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस क्या होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब यही अगर हमने NH3 में से एक H हटा करके NH2 और उसकी जगह OH जोड़ दिया तो बनता है C डबल बॉन्ड NOH। आप इसको करके देखना, ये सारे प्रोडक्ट्स आप बना लोगे और मुझे ये करके दिखाएंगे आज आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ, मेरे हिसाब से प्रोसीजर समझ में आया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, OH जुड़ा तो ऑक्सिम बोलते हैं इसको, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, डिफरेंस बस वहीं आ रहा है, जो चीज़ यहाँ जुड़ेगी वही चीज़ यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगी। अब अगर आपने अमोनिया का एक कैच हटा करके उसकी जगह NH2 ग्रुप जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, NH2, ये खुद भी हो जाएगा क्योंकि आपने एक कैच हटा दिया और फिर आपने इसके साथ NH2 ही जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, NH2। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। तो देखो यहाँ पे जब NH2, Z की जगह NH2 है तो ये हाइड्राजीन है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, N के साथ हमारा NH2 ही जुड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें वाटर तो बनाना है तो आप ये H2 प्लस ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन है ये मिलकर के वाटर बना लेंगे। यहाँ क्या बच गया, NNH2, यही NNH2 यहाँ जुड़ गया है और इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्राजोन। ठीक है, अब इसी अमोनिया का H हटा करके इसकी जगह हम इतना बड़ा ये ग्रुप लगा दें। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि NH2 तो था ही। अच्छा, ये हाइड्राजीन में जोड़ा गया, हाइड्राजीन है ना ये NH2, इसमें से किसी एक NH2 का आप एक H हटा दीजिए और उसकी जगह ये ग्रुप जोड़ दीजिए।
ठीक है, क्योंकि NH2 तो सभी में आगे NH2 जोड़ लीजिए, सभी में आगे, इसमें पूरे में आगे में NH2 जोड़ लीजिए, सभी में NH2 तो लगा ही हुआ है क्योंकि अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप NH2 जोड़ोगे तो NH2 के साथ ये NH प्लस फिनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि हाइड्राजीन में से ये हाइड्राजीन है, इसी हाइड्राजीन में से किसी भी एक नाइट्रोजन के साथ जो H है उस H को हटा करके ये ग्रुप जोड़ा गया है, तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, उसी H को हटा करके बस फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया गया है। तो अब जब ये नॉर्मल हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बन रहा था तो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। ये सब रिएक्शन आप मुझे लिख के दिखाएंगे, बहुत आसान है लिखना, आप लिखोगे तो बहुत मज़ा भी आएगा इसको करने में। ठीक है, अब क्या किया गया, इसी फिनाइल हाइड्राजीन में ये जो हमारा बेंजीन था, ये फिनाइल ग्रुप था, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा करके नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए गए, तो अब ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन तो ये है ही, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। तो अब इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन वो भी यही हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, अब अगर हम अमोनिया में NH3 है, ठीक है, एक H हटा करके इसकी जगह हम जोड़ दें ये यूरिया वाला ग्रुप NHCONH2। ठीक है, यूरिया इज NH2CONH2, तो उस यूरिया में से भी एक H हटा दिया गया है और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, तो हमारा बनता है ये सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो क्या बन गया है, ये कैसे बनेगा, ये NH2, अब Z की जगह, ये जो Z है ना यहाँ, Z की जगह ये ग्रुप जोड़ना है आपको, ये क्या है, ये ग्रुप NHCONH2, तो यहाँ लिख लीजिए NHCONH2, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड NH2। ठीक है, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड के साथ सब कुछ वही है, यहाँ से भी आपको H2 निकालना है और यहाँ कार्बोनाइल कार्बन से ऑक्सीजन निकालना है, वाटर तो रिमूव होगा ही, बाकी सारी चीज़ें जोड़ देनी है, बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। इसको आप करके देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, सारे रिएक्शंस आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन हमें पता है, रिडक्शन हमने पढ़ रखा है, एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमने अल्कोहल चैप्टर में उसके प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रिएक्शन, रिडक्शन कब होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन बनेगा तो कौन किस में कन्वर्ट होगा। बस आपको ऑक्सीजन के नंबर से ये चीज़ें देखनी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया, उसको वहाँ से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगला है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब इसका रिडक्शन हमने तो देखा अभी कि एल्कोहल में होता है, लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स ले लें तो इसका रिडक्शन जो है वो एल्कोहल में नहीं बल्कि, अब देखो RCHO है, ठीक है, अब जब ये एल्कोहल बन रहा है तो RCH2OH हो रहा है, इसका मतलब देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें से ऑक्सीजन भी रिमूव करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन भी किसी तरीके से अगर रिमूव हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में, यानी एल्केन में, है ना। तो इसको एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिएजेंट लेना पड़ेगा वो हम देखेंगे अभी पहले। तो एल्केन में इसका रिडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, एक है क्लीमेंशन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। दोनों में ही आप देखो बन क्या रहा है, एल्केन। जो आप एल्डिहाइड लेंगे या जो कीटोन लेंगे वही कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें दोनों में डिफरेंस सिर्फ रिएजेंट का है। अगर आपने जिंक अमलगम अलॉन्ग विथ HCl लिया तो ये क्लीमेंशन रिडक्शन है, और अगर आपने हाइड्राजीन NH2NH2 इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ इसका रिडक्शन किया तो पहले तो हाइड्राजोन बनेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल भी ऐड करना पड़ेगा। KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विल कन्वर्ट इट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन एंड नाइट्रोजन गैस विल बी रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ से वहाँ से आपने ऑक्सीजन हटाया, यहाँ से आपको N2 हटाना है, N2 हटा दोगे तो ये CH2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन रिमूव हो गई और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के फॉर्म में कई बार पूछे जाते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों में डिफरेंस सिर्फ रिएजेंट्स का है, दोनों का इनिशियल रिएजेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन जो हमारा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है उसमें एक इंटरमीडिएट भी बन रहा है, दोनों के रिएजेंट्स डिफरेंट हैं। क्लीमेंशन में जिंक अमलगम अलॉन्ग विथ HCl है और वुल्फ-किश्नर में
NH2 हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल. इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का जब भी होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड. कीटोन का भी जब भी होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड. लेकिन कीटोन से हमें 2 अलग अलग एसिड मिलेंगे और एल्डिहाइड से हमें एक ही एसिड मिलेगा. ठीक है, अगला रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए. बच्चों ये रिएक्शन आपको जब फंक्शनल ग्रुप का प्रैक्टिकल मैंने करवाया था वहाँ भी बताया था. फंक्शनल ग्रुप के प्रैक्टिकल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. तो दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे उसके लिए 2 टेस्ट हैं, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट. ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट इसको ज़रा आप आज पढ़ेंगे खुद से. ठीक है, आफ्टर दैट देर इज़ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन. ठीक है, तो ये पोर्शन आप ज़रा खुद से इसको पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में. ये आपको मैं इसलिए पढ़ने को कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं एग्जाम में ये ज़रूर आना है, चाहे प्रैक्टिकल में आए चाहे थ्योरी में आए, और मेरे हिसाब से तो दोनों में ही आएगा ये इस बार. तो दोनों में आ रहा है, इसलिए आप इसको ज़रा पढ़ के मुझे दोनों में डिफरेंस बताएंगे, उसके बाद मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, तो हमारी जो आगे की वीडियो होगी दैट विल बी रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन थ्रू टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग टेस्ट. एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. और ये है दिस इज़ एल्डोल कंडेंसेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में 100% आना है, और लास्ट ईयर शायद नहीं आ पाया है, तो इस बार तो ज़रूर आएगा ये. ठीक है, और उसके बाद जो कुछ बचे कुचे रिएक्शन है वो कैनिज़ारो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी. ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो आज आप इतना ही करके मुझे दिखाइए, और ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसको पढ़ के और समझ में आ जाए तो मुझे ज़रूर इसके लिए आप बताइए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.